नमस्कार, स्वागत आप सभी का अवध तक न्यूज में। मैं हूं सुशील तिवारी और आज हमारे साथ गोंडा के एक ऐसे नेता मौजूद हैं जो हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर के मिसाल माने जाते हैं। देश की जो जनता है उन्हें काफी प्रेम करती है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी धर्म के हो, क्योंकि वो मतभेद नहीं करते। आज हमारे साथ में मसूद आलम खान जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद आपको। आपके राजनीतिक जीवन के बारे में हम थोड़ा जानकारी चाहते हैं, जनता जानकारी चाहती है कि आपके ये जो राजनीतिक जीवन है वो कैसे और कब शुरू हुई। देखिए, हमारा जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है वो एक सामाजिक है। ये हमारे ग्रैंडफादर फ्रीडम फाइटर रहे हैं और एक बहुत प्रख्यात समाजसेवी रहे हैं, तो हमारे लिए वो हमेशा प्रेरणा रहे के स्रोत रहे हैं और आज भी उन्हीं की प्रेरणा से हम राजनीति और समाज सेवा, हिंदू मुस्लिम भाईचारा, उसी को लेकर के देश के प्रति प्रेम, सद्भाव लोगों में बनाया जाए, उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, मैं छात्र जीवन से ही राजनीति में आ गया। मैं जब ग्रेजुएशन कर रहा था एलबीएस में, तो सलमान खुर्शीद साहब का गोंडा में आगमन हुआ। एक हमारे बड़े नेता राघवराम मिश्रा जी कांग्रेस के थे, उन्होंने स्वागत में बुलाया। हम स्वागत, चूंकि स्टूडेंट थे तो 150 लोगों को लेकर हम गए। तो सलमान साहब से वही मुलाकात हुई, फिर उन्होंने मुझे लखनऊ बुलाया, वहीं परिचय हुआ और उन्होंने मुझे एनएसवाई का जिलाध्यक्ष बना दिया। जो कांग्रेस का जो छात्र विंग है उसका जिलाध्यक्ष मुझे 1998 में बनाया। फिर वहीं से हमारी राजनीति में रुचि बढ़ी। फिर मैं उससे बाद में कुछ दिनों के बाद हमारा नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब से अच्छे संबंध हुए, उन्होंने बड़ा सम्मान दिया, तो हम लोग बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन किए। अच्छा, आपने अपने पैसों से 37 किलोमीटर का रोड का निर्माण कराया था। वो रोड का निर्माण जब कराया था जब ब्राह्मणों का त्योहार नजदीक आ रहा था, उन्हें चलने में दिक्कत थी, मंदिर तक जाने में दिक्कत हो रही थी। हाँ। उसके बारे में हम जानना चाहते हैं कि क्या कुछ हुआ था, कैसे हुआ। हाँ, ये बड़ी चीज रही है। देखिए, मैं ब्लॉक प्रमुख रहा हूँ 10 साल, मुझे हल्दरमू ब्लॉक का सेवा करने का मौका मिला है। विधानसभा चुनाव भी लड़ा हूँ, बहुत कम मतों से हारा हूँ। तो जब मैं, ये 2011 की बात है, मैं बहुजन समाज पार्टी में ही था। बालपुर, हमारे यहाँ जो कजरी तीज का पर्व है, ये 2 जगह पर जलाभिषेक होता है। एक दुखरनाथ मंदिर गोंडा पर, एक पृथ्वीनाथ मंदिर खरगोपुर पर। मतलब हमारे इस जिले का जो सबसे बड़ा भीड़ भाड़ वाला त्योहार है, जो सबसे ज्यादा गैदरिंग्स होती है, वो इसी त्योहार में होती है, जहां ज्यादा लोग की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। तो बालपुर का पुल टूट गया, तो ये हुआ कि सारे लोग, अब जितने लोग गोंडा भी आ रहे थे, उनको भी जाना पड़ेगा पृथ्वीनाथ जलाभिषेक करने, क्योंकि बालपुर का पुल टूट गया तो दुखरनाथ नहीं होगा। तो अब वहां पर सड़कें बहुत खराब थी। हम भी गए और तमाम हमारे ब्राह्मण समाज के लोग, हिंदू भाई और तमाम लोगों ने हमसे कहा, तो हमने जिलाधिकारी महोदय से कहा, पीडब्ल्यूडी अधिकारियों से कहा, तो उन्होंने 150 ट्राली ईंटा रोड़ा गिराया। वो पर्याप्त नहीं था। और जाहिर सी बात है, आप जानते हैं कि जो कजरी तीज में जो लोग जल लेके जलाभिषेक करने जाते हैं वो नंगे पैर जाते हैं। तो अब वो 4, 6, 8 दिन में सरकार से भी कुछ नहीं करा सकते थे। तो हमने ये निर्णय क्या लिया कि नहीं, अगर हमारे पास कुछ पैसे हैं या हमारे पास कुछ संसाधन है या मेरे पास व्यवस्था है, उससे मैं अगर एक किसी लोगों की, एक समाज की, किसी की आस्था का सम्मान कर सकता हूं, तो मैंने 8 दिन के अंदर करनेलगंज से लेकर पृथ्वीनाथ तक मंदिर तक का जो सड़क था, सैकड़ों ट्रैक्टर ट्राली लगाए, जेसीबी लगाया, रोलर लगाया, और 8 दिन के अंदर वो सड़क चलने लायक खूब शानदार मरम्मत करके अपने निजी पैसे से मैंने तैयार किया। और मुझे बहुत अपार खुशी हुई कि श्रद्धालु उस पर मुझे उधर गए और उन्होंने मुझे अपनी दुआएं दी और मुझे आशीर्वाद दिया। अच्छा, आप अभी हाल ही में कश्मीर गए थे। हाँ। कश्मीर में पहलगाम का जो माहौल था वो बड़ा भयानक माहौल था, क्योंकि हाँ। देश में चर्चा का विषय बना हुआ था। हाँ। और आप कई बड़े बड़े नेताओं से मिले। जी जी। वहां का माहौल क्या है और नेताओं से मिलकर क्या कुछ कश्मीर के शांति के लिए क्या कुछ कैसे बातचीत की गई, और भारत में ऐसे घटनाएं ना हो उसको लेकर क्या कुछ चर्चा की? जी, अभी मैं कश्मीर 30 तारीख को गया और जाने के बाद, चूंकि जो कि सोशल मीडिया पर मैं देख रहा था कि कश्मीर में पहली बार लोग किसी आतंकवादी की घटना के खिलाफ, कश्मीरी लोग सड़कों पर उतरे, पाकिस्तान के खिलाफ उतरे। तो जब मैं वहां गया, लोकल लोगों से मिला, तो लोगों में इस बात की बड़ी नाराजगी थी कि ये काम, जो भी आतंकवादी घटनाएं होती रही, लेकिन इस घटना को उन लोगों ने सबसे ज्यादा जघन्य माना, कश्मीरियों ने। और वो लोग बहुत दुखी थे कि नहीं, ये ऐसी घटना हुई है। और पाकिस्तान के प्रति उन लोगों में जो पहले कुछ हो सकता है कि साफ कार्नर रहा होगा, अभी आज के तारीख में जो कश्मीरी हैं उनको पाकिस्तान के प्रति, उनके प्रति कोई सहानुभूति नहीं रखते, वो उनके प्रति नफरत रखते हैं। और इस घटना के बाद वो लोग चाहते हैं कि नहीं, अब इस देश में कि मुख्य हिस्से, जो मुख्य धारा में कश्मीरी वहां का शामिल होना चाहता है। मैं इसी को लेकर के
मैं जो वहां गया तो फिर गवर्नर साहब से वक्त मांगा, मनोज सिन्हा जी से जो एलजी हैं, उन्होंने वक्त दिया, फिर उनसे मेरी बात हुई। मैंने जो पहलगाम की घटना हुई उस पर अपनी संवेदना व्यक्त की, श्रद्धांजलि व्यक्त किया, और उस पर तमाम बात हुआ। मैंने कश्मीरियों के बारे में भी, चूंकि हमारी अलग बात हुई थी, तो मैंने बताया कि कश्मीरी आज के तारीख में देश की मुख्य धारा में जुड़ना चाहते हैं, वो जुड़ रहे हैं, और अब उनकी भावनाएं बदली हुई हैं। और फिर यही बात हमने फारूक अब्दुल्ला साहब, जो कि वहां की एक्स चीफ मिनिस्टर हैं, उनके बेटे उमर अब्दुल्ला साहब जो हैं मुख्यमंत्री हैं, खुद नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष हैं, उनसे भी मुलाकात हुई। उनसे भी मैंने, और दोनों लोगों ने इस पर दुख हुआ कि बहुत बड़ी जघन्य घटना हुई है, और उस घटना से पूरा देश जहां गुस्से में था, और पूरी सहानुभूति उन परिवारों के साथ पूरे देश की रही है जो लोग उस घटना में शहीद हुए हैं, तो शहीद कहते हैं, शहीद हुए हैं। तो इसी के लिए फिर तमाम लोगों से ये बात हुई, और खासतौर से कश्मीरी अब कम से कम उससे निकल कर अब वो सुकून से कश्मीरी भी जीना चाहते हैं। इन दोनों लेकर हमारे दोनों लीडरों से, फारूक अब्दुल्ला साहब जो नेशनल कॉन्फ्रेंस चीफ मिनिस्टर भी, एक चीफ मिनिस्टर हैं, उनसे भी बात हुई, और मनोज सिन्हा साहब ने भी कहा कि नहीं, हम लोग भी इसमें लगे कि नहीं, उनको कश्मीरियों को मुख्यधारा से जोड़ करके पाकिस्तान को कोई मौका नहीं देना है कि अब वो कोई चीज कश्मीरियों को कहीं पर भी बरगला सके। आपके अगर राजनीतिक जीवन की बात करें तो आप बसपा के भी साथ में थे, हाँ। पीस पार्टी के साथ में थे, अब समाजवादी पार्टी के साथ है। समाजवादी पार्टी ने आपको एक बड़ा जिम्मेदारी दी, बड़ी दायित्व दी। तो ये जो पार्टी छोड़ने का कारण था, उस पर थोड़ा चर्चा करना चाहेंगे आपसे कि क्या कुछ कारण हुआ कि पीस पार्टी और बसपा को आपको छोड़ना पड़ा? नहीं, देखिए, मैं 14 साल बसपा में रहा। बसपा में 2013 में मुझे मेरा यहाँ से लोकसभा का टिकट हो गया। टिकट जब मेरा अचानक एक साल मैंने मेहनत कर लिया तो टिकट कट गया। टिकट कटने के बाद फिर लोगों ने हुआ तो हम चुनाव लड़ गए पीस पार्टी से। यहाँ चुनाव के फौरन बाद हम फिर मायावती जी ने मुझे बुलाया कि नहीं, गलती हुई है, कोऑर्डिनेटरों ने गलत किया, क्योंकि जाहिर सी बात यह है कि 1.25 लाख वोट बसपा का उम्मीदवार पाया और 60-70 वोट हमें मिल गया। एक इंडिपेंडेंट हमने तो पर्चा सिर्फ दाखिल किया था। तो पार्टी ने उस बार गलती मानी और उन्हें जो कोऑर्डिनेटर थे उन्हें हटाया यहाँ से, जिन्होंने हमारा टिकट काटा था, उनको बहन जी को गुमराह, उस वक्त मायावती जी ने कहा मैं गुमराह किया। तो मैं 14 साल बसपा में रहा। फिर जब 14 साल बसपा में रहा तो दिसंबर की बात है 2020 की, कांग्रेस उसका जो है किसानों का आंदोलन चल रहा था दिल्ली में। दिल्ली के बॉर्डर पर, जाहिर सी बात है, सभी बार दिल्ली और गाजियाबाद और हरियाणा के बॉर्डरों पर, राजस्थान के बॉर्डरों पर किसान बैठे हुए थे। किसानों ने एक अपील की कि एक दिन का पूरे किसान या साथ देश के लोग हमारे साथ एक सांकेतिक उपवास के रूप में बैठे, कुछ धरना दे, कुछ बैठे। तो जाहिर सी बात यह है कि हम लोग तो किसान के बेटे हैं, और जितने लोग भी इस जिले में हैं, जाहिर सी बात है 90-95% वो चाहे 10 बीसवे का हो, चाहे 10 बीघे हो, किसान ही है, चाहे खुद की करता हो चाहे किसी से कराता हो। तो हम लोग यहाँ, हम और रमेश गौतम जी जो कि पूर्व विधायक हैं, और हम और हमारे कुछ साथी लोगों ने एक किसानों के रूप में सांकेतिक रूप से धरने पर बैठ गए। उससे कोऑर्डिनेटरों ने बहन जी को इस बात की जानकारी दी कि जब पार्टी ने मना कर रखा था तो रमेश गौतम ने और मसूद खान ने पार्टी की उससे हेडलाइन से हट करके उपवास पर बैठ गए या सांकेतिक धरने पर बैठ गए। उसमें हमें और रमेश गौतम जी को पार्टी से निकाल दिया गया। तो जब पार्टी से निकाल दिया गया तब हम जो लोगों ने अखिलेश जी से संपर्क किया, और 29 दिसंबर 2020 को हमने समाजवादी पार्टी में एक बहुत बड़े दल बल के साथ, एक बहुत अभूतपूर्व तरीके से समाजवादी पार्टी के एक बड़े भीड़ के साथ वहां पर सदस्यता ली, समाजवादी पार्टी कार्यालय लखनऊ में। अच्छा, मदरसों पर बुलडोजर की कार्रवाई के विरोध में अभी आप हाल ही में गए हुए थे, जिलाधिकारी से मिले थे, तो क्या लग रहा है, भाजपा जो है, भारतीय जनता पार्टी मदरसों को खत्म करना चाह रही है, इसके पीछे मंशा क्या हो सकता है, आपको क्या लग रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा दूसरों को तुष्टीकरण का आरोप लगाती है, तुष्टीकरण वो करती है। जाहिर सी बात है, किसी इस देश के संविधान में सभी के धर्मों को, अपने धर्म के ग्रंथों को, उनके कार्यक्रम को, अपनी मजहब की आजादी है कि वो अपने मजहब का पालन करें, अपनी मजहबी शिक्षा को पालन करें, उसे पढ़ें। जो भी को, चाहे गुरुकुल का बनाया जाए, चाहे क्रिश्चियन के लोग स्कूल बना रहे हैं, चाहे मदरसे बनाए जाए, जो भी बनाए जाए, भारत के संविधान के तहत ही जो भी मदरसे कायम हुए। कुछ कानूनी कागजात अगर नहीं है तो सरकार को ये जिम्मेदारी है कि आप उनको समय देते कि भाई ठीक है, आप अपने कागजात को सही करें। लेकिन टारगेट, भाई अगर आप ये कह रहे हैं कि शायद अगर किसी कोई धार्मिक स्थान, मस्जिद है, मदरसा है, खानकाह है,
ईदगाह है, कोई मस्जिद है, कुछ कोई चीज है। हमारा मतलब है हम आपको निष्पक्ष तब माने जब आप एक आदेश ये करें कि सारे धार्मिक स्थलों की जांच की जाए, सभी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और जैन, पारसी, बौद्ध, किसी की भी, कि भाई वो एक कानून आप बनाए तो स्वागत हो सकता है कि भाई सारे धार्मिक स्थलों का देख लिया जाए कि वो सही से काम, सही चीज बने कि नहीं बने, उनके कागजात सही है कि नहीं सही है, उन सरकार की गाइडलाइंस के नहीं है। आप एक किसी विशेष धर्म को जो टारगेट करके उन्हें पनिश करते हैं तो कहीं ना कहीं सरकार की मंशा पर सवाल उठते हैं कि आप, जाहिर सी बात है कि मदरसों को या मुस्लिम धार्मिक स्थलों को टारगेट करके उनको परेशान करना चाहते हैं और उन्हें उत्पीड़ित करना चाहते हैं। तो जब से भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनी, चाहे केंद्र में हो या राज्य में, लग रहा है कि हिंदू मुस्लिम का जो एकता था उसमें कुछ दरारें पड़ रही हैं राजनीति के कारण। देखिए, मैंने कहा कि दरारें पड़ रही है और मेरे जैसे व्यक्ति को बहुत तकलीफ होती है। जैसे जो हिंदू मुस्लिम एकता का पैरोकार रहा हो, हमने कहा मुझे राजनीतिक विरासत में नहीं मिली है। मैं आपको बताऊं, कजरी तीज का त्योहार इस जिले का सबसे बड़ा त्योहार है ना। लाखों लोग यहाँ श्रद्धालु होते हैं, कई लाख लोग तो लाखों लोग ये दुखरनाथ मंदिर पे आते हैं और कई लाख लोग हमारे पृथ्वीनाथ मंदिर पे जाते हैं। हजारों पंडाल यहाँ पर शहर में और जिले में लगते हैं पुण्य के लिए, जो काजरी तीज, जो कांवरिया भाई हैं उनकी सेवा के लिए, उन्हें खिलाने पिलाने के लिए, पुण्य के लिए हजारों पंडाल। लेकिन इस जिले में 17 साल से एक पंडाल लग रहा है प्रेम के लिए, लिखा जाता है प्रेम का पंडाल। इसलिए लगा रहा हूं प्रेम का पंडाल कि सारे जो हमारा हिंदू भाई पुण्य के लिए लगा रहा है। हम इस जिले में हमारे हिंदू भाइयों का, हिंदू समाज का बड़ा त्योहार है, उसमें मैं अपनी भागीदारी भी देने के लिए कि उनकी खुशी में शामिल हूं, तो इसलिए मैं एक पंडाल मैं भी लगाता हूं 17 साल से कि हम उनकी खुशी में। तो जब इस दोनों लोगों की खुशी में कोई बीच में आता है, जब कोई बीच में आता है तो ऐसे हमारे जैसे लोगों को तकलीफ होती है कि भाईचारा जब टूटता है, और वो भी राजनीति, भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक फायदा कर लेने के लिए, ध्रुवीकरण करने के लिए, पोलराइजेशन करने के लिए ये सब सारी चीजें कर रही है। जनता समझ रही है और हमारे यहाँ 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी लोकसभा के चुनाव में उसे पराजित होना पड़ा है। और 2027 में जिस तरह से समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए के तहत एक जो कार्यक्रम, एक जो बनाया, मिशन बनाया 2024 में, 2027 में वही जो पीड़ित, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक जो भी पीड़ित है, चाहे वो पीड़ित में पत्रकार पीड़ित हो, चाहे अगड़ा पीड़ित हो, चाहे व्यवसायी पीड़ित हो, चाहे दलित पीड़ित हो, हर वो समाज जो इस सरकार से पीड़ित है वो पीडीए का हिस्सा है। और उसी पीडीए के साथ चल करके 2027 में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में भारी बहुमत से सरकार बनाएगी। अच्छा, पाकिस्तान ने पहलगाम में बड़ा कायरतापूर्वक काम किया, निर्दोष लोगों को मारा, उसको लेकर के देश भर में उसका विरोध प्रदर्शन हुआ। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबने देश का साथ दिया, सेना के सम्मान में सबने। और इन्हीं सब चीजों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन सिंदूर के नाम को लेकर के तिरंगा यात्रा निकाल रही है। अभी हाल ही में जिले में भी निकाला गया और विपक्ष उस पर सवाल खड़ा कर रहा है। राहुल गांधी जी ने भी सवाल खड़ा किया और अलग अलग तरीके से जो नेता है वो सवाल खड़ा कर रहे हैं। इस पे आपका क्या राय है? मेरा इस पे यही है कि एक बहुत बड़ी कायरतापूर्ण पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने जो हमला किया, उसकी हमारी सेना ने बहुत ही शौर्य से, पराक्रम से और बड़ी बहादुरी से उसका जवाब दिया है। ठीक है, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी के कौन नेता गया था बम फेंकने? वहां भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता बम फेंक के आया हो तो वो अपना रैली निकाले यहां पर? भाई, उसमें भारत की सेना 140 करोड़ लोगों की है, 140 करोड़ भारतीयों की सेना है। भारत की जीत 140 करोड़ लोगों की जीत है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग सिंदूर बांटेंगे, ये रैली निकालेंगे? अरे भाई, जो बम फेंकने, जो उनके आतंकवादी अड्डे को जो स्ट्राइक किया गया, जो उन्हें ध्वस्त किया, किसने किया? हमारी सेना ने किया। तो आपको खाली आप उस पर भी राजनीति कर रहे हो, ये बड़ी अशोभनीय बात है जो भारतीय जनता पार्टी ने किया। और मैं कह रहा हूं इसको हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता ने इस बार इनकी रैली को और इस पे जो सेना पर जो इन्होंने अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया वो, और सेना पर जो सियासत है, इसको देश की जनता ने नकार दिया है कि इसका सिर्फ और सिर्फ श्रेय सेना को है। किसी भी राजनीतिक दल इसको सियासत का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए और जनता इसे पसंद नहीं करती।
2027 का जो चुनाव है वो नजदीक आ रहा है जी। अब अगर भारतीय जनता पार्टी आपको ऑफर दे कि हम गोंडा से आपको टिकट दे रहे हैं लड़ने के लिए चुनाव 2027 का विधायकी का, जी। तो आप समाजवादी पार्टी छोड़ करके चुनाव लड़ सकते हैं उनके साथ में? देखिए, मैं समाजवादी पार्टी मुझे टिकट दे या न दे, कोई दल दे या न दे, मैं कभी चुनाव या न लड़ूं या न लड़ूं, मैं भारतीय जनता पार्टी में कभी भी शामिल नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी के टिकट से कभी भी चुनाव नहीं लड़ सकता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की हमारी विचारधारा से हमारी मतभेद है। मैं कभी चुनाव लड़ूं पूरे जीवन में, और भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिल रहा हो तो भी मैं भारतीय जनता पार्टी से लड़ना पसंद नहीं करूंगा। समाजवादी पार्टी की जो क्या कारण हो सकता है कि समाजवादी पार्टी पिछले कई सालों से एक बार दो बार चुनाव लड़ी, और चुनाव लड़ने के बावजूद में, इतना मेहनत करने के बावजूद में, क्या कारण है कि जो सफलता नहीं मिल रहा समाजवादी पार्टी? देखिए, 2024 में भी आपने देखा कि अपार सफलता मिली, भारतीय जनता पार्टी को पराजित किया गया। 2022 में हमारी पार्टी से भी कुछ चूक हुई, चूकी हुई कि टिकटों का देर में बंटवारा होना। एक आवेदन लिया गया था, तो आवेदन जिन्होंने किया वो लोग प्रत्याशी बन के घूमने लगे। जाहिर सी बात है, वो अपने समाज में घूमने लगे, अपने इलाके में घूमने लगे। धीरे धीरे जो गंभीर नहीं थे, तो जनता आज तो किसी को मना करती नहीं है, जो भी लेके आए हाँ भैया देखेंगे। तो जितने उम्मीदवार थे वो अपने क्षेत्र में समय नहीं दे करके वो लोग लखनऊ में बैठे रह गए, और जब लखनऊ में बैठे रहे, लास्ट में टिकट हुआ, तब तक दूसरे दलों के भारतीय जनता पार्टी, चूंकि वो लोग अपना काम पहले से कर रहे थे, हमारा टिकट में देरी होगी। दूसरी चीज है, जिन लोगों को टिकट पार्टी से नहीं मिला उनको, वो लोग असंतुष्ट रह गए, आखिर तक उन्हें संतुष्ट नहीं हो पाए पार्टी की तरफ से। संतुष्ट ना हो पाने की वजह से वो, उनके समर्थक भी निराश हो गए, या तो विरोध किया, और नहीं विरोध किया तो वो असंतुष्ट रहे, जिसका पार्टी को नुकसान हुआ। और इसलिए भी 2022 में हमारा सरकार न बन पाने का एक ही कारण रहा। अच्छा, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से मिलते हैं, मुलाकात होती है, क्षेत्र को लेकर के क्या कुछ चर्चाएं होती हैं कि हम सत्ता में हैं या नहीं है, क्षेत्र को लेकर कैसे आगे बढ़ाना है, इस पे क्या कुछ चर्चा? देखिए, बहुत गंभीर है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी क्षेत्र को लेकर के, समाज को, प्रदेश को। आप देख रहे हैं प्रदेश में जहां पर भी घटनाएं हो रही हैं, जहां पर भी उत्पीड़न हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं लोगों को, हर जगह समाजवादी पार्टी एक एक छोटी छोटी घटनाओं में अपना प्रतिनिधिमंडल बेचती है। अधिकतर जगहों पर आपने देखा है कि समाजवादी पार्टी आर्थिक सहयोग बेचती है, राष्ट्रीय अध्यक्ष की बेचते हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी या सरकार की तरफ से उन्हें नहीं मिलता। हम विपक्ष में हैं, फिर भी तमाम जरूरतमंदों को, जो लोग घटना में, दुर्घटना में मारे जाते हैं, घायल होते हैं, उनको पार्टी आर्थिक सहयोग भी अपनी जाहिर सी बात है, हम विपक्ष में हैं, फिर भी उन्हें यथासंभव सहयोग पार्टी करती है। और हर छोटे छोटे घटनाओं के मुद्दों को उठाया जाता है, किसानों को, गरीबों को, मजदूरों को, मजलूमों को, महिलाओं को, दलितों, पिछड़ों पर जो जुल्म अत्याचार है, उसकी लड़ाई समाजवादी पार्टी पूरी तरह से लड़ रही है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसके प्रति बहुत ही गंभीर है। अच्छा, 2022 में जब चुनाव हुआ था, सपा गोंडा की 7 सीटें हार गई थी, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? कहां पे गलती हुई जिसके कारण 7 सीटें गंवानी पड़ी? देखिए, समाजवादी पार्टी, मैंने पहले भी कहा कि सबसे पहला कारण तो ये रहा कि लास्ट टाइम तक टिकटों का बंटवारा न हो पाना, और टिकटों में एक एक विधानसभाओं से कई कई उम्मीदवारों का आवेदन करना, आखिर तक सब लोगों का जुटे रहना, और फिर जब टिकट बढ़ गया, एक किसी को मिल गया, तो बाकी लोगों को संतुष्ट न हो पाना। और जाहिर सी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की जो कि झूठ की फैक्ट्री है, उन्होंने अपने तमाम झूठे वादे के जो पूरे आज तक भी नहीं पूरे कर पाए, उस पर जनता ने थोड़ा बहुत विश्वास भी किया। और दूसरी चीज, हमारी पार्टी की तरफ से टिकटों का देर में बंटवारा होना, और जो लोग पार्टी से टिकट मांग रहे थे, जिन्हें नहीं मिला, उन्हें संतुष्ट न कर पाने की वजह से भी बहुत कम समय में चुनाव समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को लड़ना पड़ा, इसलिए भी सफलता न मिलने पाने का एक कारण रहा है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी द्वारा कहा जाता है कि सबका साथ सबका विकास, जो जनता है, सब हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको हम साथ लेकर चलते हैं। क्या लग रहा है कि सिर्फ हिंदू हिंदू हो रहा है या हिंदू मुस्लिम सबको लेकर चला जा रहा है? देखिए, ये सिर्फ जुमला है, ये जुमला बनकर रह गया है। वो किसी न हिंदू के हैं न मुसलमान के हैं। इस देश में अगर रोजगार की बात आएगी तो सबसे ज्यादा रोजगार, देखिए, मुसलमान तो छोटा मोटा रोजगार भी कारोबार करता है। नौकरियां सबसे ज्यादा किसकी छीनी गई हैं? हिंदू समाज की। सबसे ज्यादा बेरोजगार कौन हुआ है? हिंदू समाज हुआ। किसान सबसे ज्यादा कौन है? हिंदू समाज में है। जिनकी किसान की आय दुगनी की बात हुई थी, कर्जे माफी की बात हुई थी,
उन्हें नहीं मिला। 15 लाख रुपया खाते में जाना था तो 80% हिंदू समाज है। अगर 15 लाख रुपए खाते में जाता तो सबसे ज्यादा किसको फायदा होता? हिंदू समाज को। 2 करोड़ रुपए, 2 करोड़ सालाना रोजगार देने, नौकरी देने की बात प्रधानमंत्री जी ने कही थी। अगर वो 2 करोड़ सालाना नौकरी मिलती तो सबसे ज्यादा तो हिंदू समाज का फायदा होता। तो ये सरकार सिर्फ हिंदू तो इसलिए कर रही है कि चूंकि उसको दिखा रही है कि हम अब्दुल को टाइट कर रहे हैं, मुसलमानों को परेशान कर रहे हैं, ये दिखा करके कि नहीं हम एक काम कर रहे हैं। अब वो चीज, उसका फायदा जहां तक कुछ ले पाए वो लिया, अब आगे नहीं मिलने वाला है। और इनका मैंने कहा कि जो इन्होंने कहा था सबका सम्मान, सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान, वो किसी का ना सम्मान है ना किसी का विकास है, कोई चीज नहीं है। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के अपने लोगों का, उनके नेताओं का विकास हुआ है और उन्हीं का लोगों का विकास होता हम लोग देख रहे हैं। अच्छा, पहले होता था कि कानून का सहारा लिया जाता था, कोर्ट का सहारा लिया जाता था, तब किसी पे कार्रवाई होती थी। अब बुलडोजर का सहारा लिया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। बुलडोजर से अगर कोई गलती करता है, बुलडोजर ले जाओ, उसका घर तोड़ दो, उसे खत्म कर दो पूरी तरीके से। इस पर क्या लग रहा है आपको, ये सही किया जा रहा है सरकार के द्वारा? देखिए, बिल्कुल एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इसमें स्पष्ट, जो भी गवई साहब हैं, आज मुख्य न्यायाधीश हैं, जब ये बेंच में थे, इन्होंने सीधा आदेश दिया सारे उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश की सरकारों का कि कोई भी अगर वैध है या अवैध है, किसी भी संपत्ति को, किसी भी प्रॉपर्टी को, किसी भी मकान को, किसी भी दुकान को, अगर आपको उसे लग रहा है तो उसको पूरे प्रोसेस को पूरा कीजिए। आप नोटिस दीजिए, नोटिस का जवाब हम अभी 23 तारीख को डीएम श्रावस्ती को इसी संबंध में मिलने जब गए कि भाई आपने सीधे, तो उन्होंने हमसे कहा कि नहीं आगे हम करेंगे कि भाई आप ठीक है, अगर कोई मकान या मदरसा या स्कूल, मस्जिद, जो भी कोई चीज आपको लग रहा है कि सरकारी जमीन पे बना है, नहीं, हर चीज है, तो एक प्रोसेस सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दे रखी है, हमारे संविधान में है। और अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दे रखी है कि पहले उसको आप नोटिस देंगे, नोटिस का जवाब देने के बाद में संतुष्टि होगी और फिर उसे आगे किसी भी जगह पर जाने का मौका भी देंगे। तो ये सरकार पूरी तरह से अहंकार में डूबी हुई है, न ये संविधान देख रही है, न ये सुप्रीम कोर्ट को मान रही है, न ये कानून को मान रही है, और ये सिर्फ बिल्कुल गुंडागर्दी पर उतारू है। 2027 के चुनाव को लेकर आप क्या तैयारी कर रहे हैं अपने लिए, और पार्टी आपकी क्या तैयारी कर रही है कि गोंडा की 7 सीटें कैसे जीते जाए? देखिए, हमारी कोशिश, हम तो चारों जिलों में, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, हम पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं, तो जाहिर सी बात यह है कि हम तो चारों जिलों में कोशिश कर रहे हैं कि इस देवी पाटन मंडल की सभी सीटें जीती जाएं। सब पे हम मेहनत कर रहे हैं। हमें भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 2027 में लड़ने का भरोसा दिया है और जाहिर सी बात है जल्द ही वो अपना, जब ये से भी निर्णय हो जाएगा किसी विधानसभा का, लेकिन हम तो सब में काम कर ही रहे हैं और हम चाहते हैं कि विधानसभा में 27 में हम भी पहुंचे और सारी जो विधानसभा की सीटें में हैं इस मंडल की, उन सब पे समाजवादी पार्टी विजयी हो। अच्छा, बीजेपी हर राज्य में कहीं ना कहीं अपनी सरकार बना रही है, उस पर ईवीएम पे भी सवाल उठाए जा रहे हैं, तमाम तरीके से कि विपक्ष को दबाया जा रहा है। क्या लग रहा है कि जनता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ होकर के उसे वोट देती है, या ईवीएम और ये सारे जो कानून व्यवस्था उन्हें हाथ में लेकर के अपने तरीके से अधिकारियों को सेटल करके अपने हिसाब से चुनाव जीते? देखिए, महाराष्ट्र का जो चुनाव आया है, ये स्पष्ट पूरा देश जान रहा है कि वहां पर 5 बजे के बाद में 17 लाख वोट पड़ गए। 5 बजे 6 बजे के बाद जब पोलिंग बंद होती है, उसके बाद जो इन्होंने डाटा दिया चुनाव आयोग ने, इतना वोट पड़ा है 6 बजे के बाद, फिर वो रात के दूसरे दिन उस वोटों में आंकड़ा तब्दील हो गया और वोट 17 लाख वोट बढ़ गए। तो जाहिर सी बात एक चीज ये है कि ईवीएम पर तो भरोसा नहीं रखने वाला है। अब ईवीएम देश के नहीं बल्कि दुनिया के तमाम बड़े लोग, इवन एलन मस्क जैसे जो लोग हैं जिनकी इस क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक बड़ी महारत है, और मोदी जी तो ट्रम्प जी को फॉलो करते हैं। ट्रम्प जी ने भी कहा है, ट्रम्प ने तो कहा है कि नहीं ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, इस बैलेट से। तो अगर बैलेट से चुनाव होगा तो ज्यादा निष्पक्ष होगा और लोग ज्यादा भरोसा करेंगे। अच्छा, आपसे अगर पूछा जाए कि जब गोंडा में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उससे पहले बसपा की सरकार थी, अब बीजेपी की है, तीनों सरकार में सबसे ज्यादा विकास किसके लग रहा है कि कौन सी पार्टी जीती तब विकास हुआ? बिल्कुल सही आपने कहा। देखिए, जब यहाँ सपा की सरकार थी तो मैं बसपा में था, हम तो जो भाजपा की सरकार आई 20 तब शामिल हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम जब विपक्ष में थे तब भी इस बात की प्रशंसा अखिलेश यादव जी की करते थे।
कि हम गोंडा से जब हम लोग लखनऊ के लिए चलते थे तो आज हम 1.5 घंटे में गोंडा से लखनऊ पहुंच जा रहे हैं, पौने 2 घंटा ज्यादा से ज्यादा। लेकिन उस टाइम में जब तक अखिलेश यादव जी ने ये सड़कें नहीं बनाई थी, जो आज 4 लेन आपको गोंडा से लेके जरवल तक, जरवल से लेके लखनऊ तक 2 लेन सड़कें हैं, हम 5 घंटा में लखनऊ पहुंचते थे। और बहुत सारे लोग, हम सब लोग फैजाबाद से होकर के लखनऊ जाते थे। गोंडा से आपको बलरामपुर जाने के लिए 2.5 घंटे चाहिए थे, गोंडा से उतरौला जाने के लिए 2 घंटे होने चाहिए थे। तो तमाम जो सड़कों का विकास हुआ, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ पूरे प्रदेश में, इसमें कोई दो राय नहीं कि अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में हुआ, चूंकि एक पढ़े लिखे इंसान है और एक उनका विजन है। तो एक विजनरी आदमी जब किसी सीट पर बैठता है तो उस देश का, उस प्रदेश का काफी भला होता है। तो मैं बिल्कुल आप कह सकता हूं कि जितनी भी सरकारें रही हैं उसमें सबसे ज्यादा विकास अखिलेश यादव जी की सरकार में हुआ है। आपसे अंतिम सवाल पूछेंगे कि 2 नेता थे समाजवादी पार्टी के, एक स्वर्गीय पंडित सिंह जी थे और एक बेनी प्रसाद बर्मन। हाँ, दोनों नेताओं के ना रहने के बाद में ये चीजें कहीं ना कहीं पार्टी को माइनस पे पहुंचा दिया। नेता नहीं रहे। देखिए बेनी बाबू जाहिर सी बात है वो बड़े नेता थे, है ना, लेकिन हमारे जिले में और ये इस मंडल में पंडित सिंह जी एक जमीन से जुड़े हुए नेता थे, है ना, 24 घंटे जनता के लिए उपलब्ध रहते थे। तो अब जाहिर सी बात यह है कि पंडित सिंह जी के न रहने से समाजवादी पार्टी को यहां नुकसान हुआ है ना। उनका न रहना जाहिर सी बात है, एक उनका नेतृत्व, एक उनका संबल लोगों को मिलता था। तो अब जाहिर सी बात यह है कि अब एक ईश्वर को एक ऐसी अनहोनी हो गई जिससे हम लोग आज भी नहीं उबर पा रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी अब पूरी तरह से संगठन से लेकर के पूरी मजबूती के साथ खड़ी है और पूरी मजबूती के साथ हम अब ये उम्मीद करते हैं कि 7 की 7 सीटें समाजवादी पार्टी 2027 में यहां से उसके उम्मीदवार 2027 में चुनाव जीतेंगे। 2027 के चुनाव में जनता को क्या देखते हुए अपना मतदान करना चाहिए कि हाँ हमें क्या देखना है, किस क्षेत्र में युवाओं को क्या देखना है, किसानों को क्या देखना है, गरीबों को, मजदूरों को, अलग अलग कि क्या देखकर हमें वोटिंग करना है, ना जात ना पात ना कोई पार्टी बेस, कि ताकि हम खुद भी डेवलपमेंट हो सके, आगे बढ़ सके, देश भी डेवलपमेंट। सही आपने कहा। लोगों को ये देखते हुए नौजवानों को करना है कि उन्हें 4 साल में रिटायरमेंट होने वाले अग्निवीर की जैसी स्कीम नहीं चाहिए। हमारी सरकार ने वादा किया है कि हम लोग अगर बनेंगे तो अग्निवीर केंद्र में, अगर हमारी प्रदेश ने जब केंद्र में, हम लोग तब भी कहते कि ये सिर्फ जो अग्निवीर जैसी संविदाओं पर सारी नौकरियां जो सरकारी और संविदाओं पर की जा रही हैं, संविदाओं पर न करके हमारी सरकार आएगी। माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि हम उन्हें पूर्ण रूप से सरकारी नौकरी देंगे, जितनी भी बैकलॉग है उनको सारी भरी जाएंगे, ठीक है। किसानों की आय दुगना होगी, उनके कर्जे माफ किए जाएंगे। महिलाओं के लिए अलग से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी पहले से घोषणा कर दी, उसकी बाकी है कि अलग से स्कीम बना करके उनकी उन्नति के लिए स्कूल की शिक्षा पूरी 0 से लेकर के ग्रेजुएशन तक मुफ्त रहेगी, दवाइयां मुफ्त रहेंगी, सारी इसी सब देख करके कि जो जनता के, जो लोग खाली ध्रुवीकरण करके हिंदू मुसलमान करके चुनाव जीते हैं अब तक, उन पर अब जनता भरोसा भी नहीं करेगी। अब जनता अपने विकास के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, आगे आने वाले दिन के लिए, किस देश का विकास कैसे हो, देश की सड़कें अच्छी कैसे बने, पढ़ाई कैसी अच्छी हो, स्वास्थ्य कैसे अच्छे हो, लोगों को नौकरी और रोजगार कैसे मिले और देश में भाईचारा कैसे कायम रहे, इसके लिए समाजवादी पार्टी को वोट करें, ये हमारी अपील भी है सबसे। चलिए, हमारे साथ में मसूद आलम खान जी थे, गोंडा से जुड़े हुए थे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।